लहूजी क्रांति मोर्चा को चलाने वाले जो लोग हैं, जो अभी चला रहे हैं, उनके तरफ जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सारे नौजवान लोग हैं। और मातंग जाति के अंदर जो नौजवान लोग हैं, वो नौजवान जो पहले दूसरों के इशारे पर आपस में लड़ाई झगड़ा करने का काम करने वाले जो लोग हुआ करते थे, उस लड़ाई झगड़े की बात को समझ गए कि इस तरीके से हमारे समाज का कोई भला और कल्याण होने वाला नहीं है, विकास होने वाला नहीं है। तो ये बात उन लोगों को समझ में आ गई है और इसलिए वो अपने समाज को वास्तविक दिशा दिखाना चाहते हैं। इसके लिए ये संगठन बना है। एक सजेशन भी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि इसमें 60% लोग मातंग जाति के होने चाहिए, 100% लोग नहीं होने चाहिए। 60% लोगों ही रखो। 40% में 20% महार जाति के लोगों को रखो। क्यों? क्योंकि लहूजी के एक हाथ में मातंग और एक हाथ में महार, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो लहूजी के ही विरोध में हमारा काम नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। तो कम से कम जब एक हाथ में लहूजी के मातंग और एक हाथ में महार रहते थे, तो इतना तो काम कम से कम हमको करना चाहिए। ज़्यादा अगर नहीं कर सकते तो इतना काम हमको करना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 20% महार जो है इस संगठन में रखे जाने चाहिए, मगर उनको आप लोग पदाधिकारी मत बनाओ। पदाधिकारी जो है लहूजी क्रांति मोर्चा में मातंग जाति के लोग ही होने चाहिए। उन लोगों को आप कार्यकर्ता के तौर पर रखो, जिससे जातीय भावना संगठन में निर्माण नहीं होगी। जातीय दुर्भावनाएं जो जाति के संदर्भ में निर्माण होती है वो नहीं होगी, क्योंकि दूसरे जाति के लोग भी आपको साथ सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो साथ सहयोग करेंगे आपको। तो वो साथ सहयोग करने वाले 20% महार जाति के लोग होने चाहिए, क्योंकि लहूजी क्रांति मोर्चा का संगठन लहूजी की विचारधारा से तो कम चलना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र में केवल 4 जाति के लोग अगर शेड्यूल कास्ट में इकट्ठा हो गए, ये तो समझो हो गए पूरे 4 जाति के, एक महार, दूसरी मातंग, तीसरी चर्मकार और चौथी वाल्मीकि, जिसको उसका ओरिजिनल जाति जो है वो बंगी है। ये उनको अच्छा नहीं लगता, जो सफाई का काम करने वाली जाति के लोग हैं उनको बंगी बोलना बुरा लगता है, मगर ये बंगी शब्द ही ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मणों की व्यवस्था का भंग करते थे, इसलिए ब्राह्मणों ने इनको भंगी कहा। तो इसमें इतिहास छुपा हुआ है। और ये भंग करने वाले लोग जो थे, ब्राह्मणों की व्यवस्था का भंग करने वाले जो लोग थे, वो लोग सफाई का काम करने वाले जाति के नहीं थे, वो नाग लोग थे। तो भंगी शब्द में नाग शब्द छुपा हुआ है और इतिहास छुपा हुआ है। अगर 2-4 पीढ़ी पहले और जाओ तो मातंग जाति के लोगों के नाम में भी नाग शब्द लगता था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। राजवाड़े बहुत बड़ा इतिहासकार हो गया, ब्राह्मण है राजवाड़े महाराष्ट्र का। ब्राह्मण लोग यहाँ के राजवाड़े को बहुत बड़ा इतिहासकार मानते हैं। वो ये कहता है लिखित रूप से कि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। अगर महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की, तो SC ST OBC की, कुणबी मराठा की जो जातियां है, वो सारी की सारी जातियां नाग लोगों से उत्पन्न है। नाग लोगों को विभाजित करने के लिए जातियां बनाई। पहले मैं ऐसा कहता था,
मूल निवासियों को विभाजित करने के लिए ब्राह्मणों ने जातियां बनाई। अब मैं इसमें संशोधन कर रहा हूं। ये नाग लोगों को विभाजित करने के लिए ब्राह्मणों ने जातियां बनाई। नागों को टुकड़ों में बांटने के लिए 1703 अछूत जाति के टुकड़े बनाए ब्राह्मणों ने। आदिवासियों के 801 टुकड़े हैं। 3743 जाति के टुकड़े ओबीसी के हैं। तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़े हैं। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए थे। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को विभाजित करने के लिए 6247 जाति के टुकड़े किए। इतने टुकड़े किए तो ब्राह्मण अंग्रेजों से 3100 गुना ज्यादा खतरनाक लोग हैं। 3100 गुना ज्यादा खतरनाक लोग हैं। वो उनकी बोलचाल में दिखाई नहीं देता। वो बहुत नरम बोलते हैं, बहुत खराब करते हैं। तो हमारे लोगों को बोली हुई बात दिखाई देती है, करी हुई बात दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो आंखों से नहीं दिखती है, वो दिमाग से देखना पड़ता है। दिमाग आंख लगाकर काम करता है। कितने लोगों को पता है? जब आप आंख लगाते हो तो दिमाग सोचना ज्यादा शुरू करता है। जब आदमी आंख खुली रखता है तो दिमाग कम सोचता है, देखता ज्यादा है। तो दिमाग को तीसरा नेत्र कहा जाता है। दिमाग को भी तीसरा नेत्र कहा जाता है। तो दिमाग से काम लेना है तो हम लोगों को कुछ गंभीर बातें जो है, जो हमारे विरोध में की जाती है, वो बात हमको समझ में आती है। जैसे लहू जी एक हाथ में महार के बच्चे और दूसरे हाथ में मातंग के बच्चे लेकर स्कूल में लेकर जाते थे, तो ये प्रैक्टिकली हिस्टोरिकल सबूत है इस बात का, डॉक्यूमेंट्री सबूत है इस बात का कि महार और मातंग लोग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। ये सबूत है। और ये काम लहू जी करते थे। लहू जी हमारे लिए आदर्श है, क्योंकि वो जोड़ने का काम करते थे। हम भी सारे देश भर में 6247 जाति के टुकड़ों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जोड़ने का काम करते थे। यही जोड़ने का काम ज्योतिराव फुले करते थे। ज्योतिराव फुले के बाद बड़ा नाम जो है वो लहू जी क्रांति, लहू जी का ही है। बाबा साहब आंबेडकर का नाम तो 20वीं शताब्दी में आता है। 1891 को बाबा साहब आंबेडकर का जन्म होता है और 1916 को बाबा साहब आंबेडकर सक्रिय रूप से काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है 50-60 साल बाद, लहू जी के 50-60 साल बाद, ये है ना हिस्ट्री। इस हिस्ट्री को हम लोगों को समझना होगा और इस बात को जानना होगा। तो ज्योतिराव फुले भी जोड़ने का काम करते थे और जोड़ने का काम जो है वो लहू जी भी करते थे। उसके बाद शाहू महाराज ने किया, उसके बाद बाबा साहब आंबेडकर ने किया। ये जोड़ने का काम है। परिवर्तन जोड़ने के आधार पर हो सकता है। यदि महार और मातंग के बीच में झगड़ा लगाने वाले लोग हैं, अगर आप कागज पेंसिल लेकर बैठो तो जितने लोग झगड़ा लगाने वाले काम में लगे हुए हैं या लगे हुए थे, उनको ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने कुछ न कुछ बख्शिश देने का काम किया है। अगर आप पेंसिल और कागज निकाल के देखो तो नाम के साथ रिकॉर्ड तैयार कर सकते हो कि उन लोगों को कुछ न कुछ मिला, उनको कुछ न कुछ मिला। जिनको कुछ न कुछ मिला और जो इस बात को जानते हैं, दलाली और बड़वेगिरी करने की वजह से जिनको कुछ मिला, उनके प्रभाव में आने वाले लोग आपको पूछते हैं आपको क्या मिला? आप तो दलाली नहीं कर रहे हो, आप तो बड़वेगिरी नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या मिला?
यानी सोचने वाली बात है। दलाली और बड़वेगिरी करने वाले लोग और उसके प्रभाव में रहने वाले लोग पूछते हैं आपको क्या मिला। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपको ये जवाब देना चाहिए कि लहूजी क्रांति मोर्चा का काम हम अपने लोगों को, इंडिविजुअल काम करने वाले लोगों को इंडिविजुअल हासिल करने के लिए बनाया गया संगठन नहीं है। ये काम करने वाले लोगों को कुछ हासिल हो जाए इसके लिए ये काम हम नहीं कर रहे हैं। हमारे समाज को कुछ मिले इसके लिए कर रहे हैं, समाज को मिले। तो समाज को मिले इसके लिए आपको बाबा साहब आंबेडकर का ये मंत्र प्रचार में ज्यादा से ज्यादा लाना चाहिए। वो मंत्र है शिक्षित करो। इस संगठन के द्वारा इसका प्रचार करो गांव गांव में। मातंग और मातंग जाति के जो समूह जातियां हैं, जैसे अभी कुछ लोगों ने बताया कि 10-12 उपजातियां हैं, हो सकती है। यदि आप ऐसा करते हो तो इससे एक बेनिफिट ये होगा कि उनमें शिक्षा का प्रचलन ज्यादा संख्या में होगा। तो प्रेरित करो, संगठित रूप से मोटिवेट करो। और जब आप मोटिवेट करोगे, प्रेरित करोगे, तो शिक्षा का प्रमाण बढ़ जाएगा। जब शिक्षा का प्रमाण बढ़ जाएगा तो उसके साथ साथ लोगों को संगठित होने का महत्व समझाओ, फिर संगठित होकर संघर्ष करने का महत्व समझाओ। तो ये तीनों बातों का अगर प्रचार करोगे तो उससे ज़्यादा फायदा होगा लंबे देर में। जैसे ज्योतिराव फुले के आंदोलन को 1848 से लेकर 1948 और 20 साल बाद, 22 साल बाद या 24-26 साल बाद जो है 48 को 200 साल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये इसमें महाराष्ट्र के अंदर इसका बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत बड़ा फायदा, इस तरह का प्रचार करने वाले जो लोग हैं उन जातियों को हुआ। हायर एजुकेशन के बारे में मातंग जाति के अंदर या उनके जाति समूह के अंदर में प्रचार करो। हायर एजुकेशन, अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी बनाना चाहते हो तो मैट्रिक पास होने वाला आदमी कभी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस नहीं बन सकता। 12वीं पास होने वाला आदमी जो है वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस नहीं बन सकता। तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी बनने के लिए आपको हायर एजुकेशन, मिनिमम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का एजुकेशन होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हो तो वो शेयर जो है वो आपको मिलेगा। दूसरा, जो लोग झगड़े लगाने का काम करते हैं उनको कहो कि भाई आप एक काम तो करो। जो सरकार ब्राह्मणों की होती है वो हमारे बीच में आकर झगड़े लगाती है, वो झगड़े लगाने वाला आदमी पब्लिकली बोलता नहीं है, हमारे लोगों को बोलने के लिए कहता है, क्योंकि वो बोलेगा तो एक्सपोज हो जाएगा। वो हमारे लोगों को बुलवाता है। तो उनको कहो कि भाई तुम्हारी सरकार है तो कम से कम हमारी गिनती, संख्या, परसेंटेज तो बताओ कि मातंग जाति की संख्या कितनी है, वो तो बताओ। टोटल शेड्यूल कास्ट की संख्या कितनी है, शेड्यूल कास्ट में मातंग जाति की संख्या कितनी है। तो इससे क्या पता चलेगा कि जितनी परसेंटेज होगा, फिर पता करो कि जितना परसेंटेज है शेड्यूल कास्ट में, क्या उतना परसेंटेज रिजर्वेशन में हमारे लोगों को जॉब मिला है ना। एबीसीडी की बात ये दूसरे नंबर की है, क्योंकि एबीसीडी की बात तो तब होगी जब आप जातियों की संख्या आपको मालूम होगी। जातियों की संख्या ही मालूम नहीं तो कैसे होगा। तो उनको, सरकार को कहो जो झगड़ा लगा रहे हैं, जो झगड़ा लगा रहे हैं उनको कहो कि हमें शेड्यूल कास्ट में जो प्रमुख जातियां है
उनकी संख्या बताओ। या 68 जातियां हैं शेड्यूल कास्ट की महाराष्ट्र में, तो 68 जातियों की जाति न्याय संख्या बताओ, स्टेट की संख्या बताओ, फिर जिला न्याय संख्या बताओ। कभी नहीं बताएंगे। क्यों? जैसे ही बताएंगे आपको अपने से आप पता चल जा रहे तो साला ये झगड़ा लगा रहे। केवल संख्या मालूम होने से आपको पता चलेगा। होता क्या है कि हर जाति का आदमी क्या करता है कि वो अपने गांव के हिसाब से सोचता है, मेरे गांव में महार जाति का एक घर है, सारे शेड्यूल कास्ट के तो मातंग है। तो महाराष्ट्र में ऐसा ही है, बराबर है। मगर अगर आप ये देखो तो अलग अलग रीजन में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, विदर्भा में, मराठवाड़ा में, बॉम्बे में, अगर आप बॉम्बे में जाओ और बॉम्बे में पूछो मातंग जाति के लोग कितने हैं, तो जितने मातंग जाति के लोग बॉम्बे में है उसको पूछो तुम्हारा बाप कहाँ पे है, मराठवाड़ा में। एक भी आदमी बॉम्बे में, तो उसका बाप बॉम्बे में पैदा हुआ, उसका दादा बॉम्बे, कोई नहीं बताएगा। बॉम्बे में कोस्टल एरिया से लोग आए हुए हैं। मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बारीकियां मैं जानता हूं, ये बारीकियां मैं जानता हूं, इसके आधार पर मैं कह रहा हूं। मगर जहां तक सामाजिक न्याय की बात है, सामाजिक न्याय के लिए ABCD होना मस्ट है, होना ही चाहिए। और हम लोगों के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बामसेफ के द्वारा, इस संगठन की वैचारिक भूमिका है ABCD शेड्यूल कास्ट में होना चाहिए। ABCD आदिवासियों में ABCD तो नहीं हो सकता, AB होना चाहिए, कम से कम AB होना चाहिए। ज्यादा हो गए मतलब ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे, इतना नहीं है। OBC में ABCD होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे संख्या का भी पता चलेगा और सरकार को हम लोग ये कह सकते हैं कि अरे इनके अंदर मैट्रिक पढ़ने वाले लोगों की भी संख्या नहीं है। तो बाबू और चपरासी बनने के लिए तो मैट्रिक होना पड़ता है ना आजकल। अगर कोई मैट्रिक ही पास नहीं है तो चपरासी कैसे बनेगा? बाबू को तो बहुत दूर की बात है। ये भी जानकारी किया जाना चाहिए कि भाई राज्य सरकार या केंद्र सरकार शेड्यूल कास्ट के लोग, महाराष्ट्र सरकार शेड्यूल कास्ट के लोग जो है विदेश में लोगों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो उसमें मातंग जाति का भी होना चाहिए। लंदन में, अमेरिका में शेड्यूल का तो संख्या जब मालूम होगी, है इतनी संख्या, इतना परसेंटेज मातंग जाति के विद्यार्थी जाने चाहिए अमेरिका में, लंदन में। हो सकता है कि कोई लंदन और अमेरिका से पढ़कर आने वाला जो आदमी है वो हमारे सारे बहुजनों का नेतृत्व करने वाला मातंग जाति का आदमी हो। क्यों नहीं हो सकता? महार का हो सकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो महार जाति के लोग हैं, अगर लहूजी का इतिहास पढ़ लो तो ऐसा लगता है कि ज्योतिराव फुले के समय में पूना और वेस्टर्न महाराष्ट्र में महारों से ज्यादा एडवांस मातंग जाति के लोग थे। फकीरा तो उसमें से एक है ना। महारों में तो कोई फकीरा मुझे नहीं दिखाई देता, फकीर भी नहीं दिखाई देता, साला फकीरा तो कहां से दिखाई देगा? तो महार एडवांस है, मतलब मातंग एडवांस है, मातंग एडवांस है, हिस्टोरिकली बोल रहा हूं। मतलब कोई प्रशंसा करने की, तो मैं, आप लोग जानते मैं प्रशंसा करने वाला आदमी नहीं हूं। मैं ज्यादा जो है हमारी कमियां ढूंढने वाला आदमी हूं, क्योंकि जो हमारे प्लस पॉइंट्स है उससे हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हमारी कमियों से हमको नुकसान होता है, इसलिए मैं कमियां ज्यादा ढूंढता हूं और कमियों को दूर करने का काम करता हूं। तो मातंग लोग सबसे पहले थे, मार नहीं दिख रहे थे। तो इसका स्टडी किया जाना चाहिए कि ये आगे कैसे बढ़ गए, मातंग पीछे आ गए। वो कितने पीछे, उनके आईएएस दिखाई नहीं देते, आईपीएस दिखाई नहीं देते, क्या बात है? उसका कारण यह है कि वो लोग जो है उनको आपस में लड़ाई झगड़े में लगा दिया गया है, इतना नुकसान हो गया है।
मुझे लगता है नौजवान जो मातंग जाति के लोग हैं उनको ये बात समझ में आ रही है। महाराष्ट्र में मैं ये देख रहा हूँ, महाराष्ट्र में ये बात देख रहा हूँ कि मातंग जाति के नौजवानों को ये बात समझ में आ रही है कि अरे ये तो झगड़े में साला तो दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है, ब्राह्मण लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी किसी ने तो भी बताया कि आरएसएस के हेड ने 50 लोगों को बुलाकर वहां कहा कि एक शक्तिशाली जाति है। इतना तो मान लिया उसने कि हाँ शक्तिशाली है? और 3.5 लाख लोग लेकर गया था मैं, तो हमारा एक कार्यकर्ता यहाँ 1000 की बात कर रहा था। अरे 1000 होने के बाद लाख बोलते जाओ, बोलने में क्यों कंजूसी करते हो? आप लोगों को प्रोपोगंडा टेक्निक मालूम नहीं है। अपना तो प्रचार करो, दूसरे लोग नहीं कर रहे तो अपना करो। 1000 को लाख कहो, करोड़ कहने के लिए थोड़ी बोल रहा हूं। मगर जब आप लोग वो क्राउड के फोटो देखोगे, मैं तो जानता हूं ना, फोटो देखा है, तो वो लाखों की संख्या में थे, 3.5 लाख लोग थे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोगों को अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम जरूर करना चाहिए और संख्या को बढ़ा चढ़ा कर कहना चाहिए। अब यहां डेलीगेट संख्या में कम है, ये बोलने की कोई जरूरत थी क्या? क्या बोलना चाहिए? जैसे काचीराम जी कैसे इतने लोग आएंगे ऐसा मैं उम्मीद नहीं करता था, 19 से ज्यादा लोग आ गए, वो ऐसा बोलते थे। देख वो हुनर सीखने की बात है ना, हुनर सीखने की बात है। ये मैंने काशीराम जी से सीखा, बताया नहीं उन्होंने मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैंने सोचा रे इतना नहीं है फिर भी वो ऐसा बोल रहे हैं, क्या बात है। तो आपको ये बोलने की जरूरत क्या है कि कम लोग आए? ये बोलना चाहिए जैसे मैंने बोला कि बामसेप में तो इतने भी नहीं होते थे पहले, बोला जितने ज्यादा आपके पास हो रहे। मेरा रोल जो है, मैं इस रोल में काम कर रहा हूं कि मैं तमाम जो वंचित जातियां है, जो संविधान में जिन लोगों को अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार उनको मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि संविधान आपके घर में आकर किसी को भी कोई अधिकार नहीं देता। संविधान जो है वो कोई जिंदा व्यक्ति नहीं है। तो संगठित शक्ति का निर्माण ही आपको संविधान में दिए हुए अधिकार हासिल करने का सबब और कारण बन सकता है। तो आपको ये लहूजी क्रांति मोर्चा ये संगठित शक्ति निर्माण करने का जरिया है। इससे मिलेगा समाज को, जितना ज्यादा मजबूत होगा। ये हर गांव में जहां मातंग जाति की बस्ती है, वहां हर गांव में कम से कम एक कार्यकर्ता तैयार करो, और वो कार्यकर्ता कैडर बेस होना चाहिए। जो कैडर बेस होगा वो बिल्कुल भी बिकाऊ नहीं होगा। बिकाऊ होने वाला आदमी जो कैडर बेस नहीं होता है, जो क्राउड बेस होता है, वो बिकाऊ होता है, वो हवा में बह जाता है। झाड़ का पत्ता जमीन पर टूट के गिर जाता है ना, तो बहुत जोर का हवा नहीं आता है, धीरे से हवा आता है। तो जमीन पर नजर रखो, वो झाड़ का पत्ता कुछ दिन के बाद सूख जाता है और आंधी आने की जरूरत नहीं है, बहुत धीरे से हवा आता है तो भी वो ऐसे उड़ता है। वो लोग ऐसे हम लोगों को उड़ाते रहते हवा में, वैसे उड़ाते रहते। तो हमें अपना वजन पैदा करना होगा। वजन कैसे पैदा होता है? वजन कैसे पैदा होता है? जब आपने अपनी जिंदगी का कोई मकसद निर्धारित करो, तो जिंदगी में देने वाला आदमी आपको उस मुकाबले में कुछ दे नहीं सकता। जैसे एक कार्यकर्ता क्राउड से उठ कर आकर यहां बोला ना, उसने कहा 10 लाख रुपए दें, तो कहा कि हम भी देंगे। ये तो विचार की बात है, विचार की बात है ना, विचार से आता है। तो अगर आप अपने जिंदगी का मकसद निर्धारित करते हो, तो वो मकसद पूरा करने का काम ऐसा कोई प्रस्ताव, ऐसा कोई लालच नहीं दे सकता आपको।